साथियों, आज की क्लास जो रहेगी बायोलॉजी की क्लास रहेगी, डे 1 है। उत्सर्जन तंत्र सारा यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम हम कवर करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि उत्सर्जन तंत्र है वो एक जैविक प्रक्रिया है, यानी उपाचयन की प्रक्रिया है जो जीवों के भीतर से अतिरिक्त जो अनावश्यक या खतरनाक पदार्थ हैं उनको बाहर निकालती है। जैसे हमारे पास है A+B इक्वल चेंज होगा C+D में, और जिसमें प्लस अपशिष्ट पदार्थ भी आएंगे, यानी ए चेंज हो जाएगा सी में और बी चेंज हो जाएगा डी में, और अपशिष्ट पदार्थ हैं वो बाहर निकल जाएंगे, यानी जो हानिकारक पदार्थ हैं वो भी चले जाते हैं, तो उनको बाहर निकालना होता है और ये शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिए जाते हैं शरीर के द्वारा। अब उत्सर्जन का अध्ययन करना है यूरोलॉजी। उत्सर्जन का अध्ययन करना क्या कहलाता है? यूरोलॉजी कहलाता है। अब जो अपशिष्ट पदार्थों के प्रकार हैं उनमें क्या क्या आता है? उपापचयी अपशिष्ट होते हैं जो, यानी मेटाबॉलिक वेस्टेज होते हैं जो, उसमें देख लेते हैं। इसमें ना जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट होते हैं, उदाहरण के लिए जैसे कि यूरिया, यूरिन बोलते हैं जिसको, और इसके अंदर अमोनिया भी होता है, वो चीजें। जैसे कि हमारे जो कार्बनिक अम्ल हैं वो हानिकारक होते हैं, हमारे पेट के अंदर होते हैं जो, और उनका सूत्र आप देख पा रहे हो नीचे। हमारे मांसपेशियों तथा हड्डियों में एक वर्णक पाया जाता है जिसे क्रिएटिनाइन फास्फेट कहते हैं, तथा इसी क्रिएटिनाइन फास्फेट के टूटने पर क्रिएटिनाइन वर्णक का भी निर्माण होता है। अभी एक होता है स्वेट, पसीना। देखो तीन चीजें बोली है, एक CO2 होती है जो जिसको कार्बनिक अम्ल बोलते हैं, यह भी हानिकारक है शरीर में। अब ये भी जो मेटाबॉलिक वेस्टेज में आता है, और क्रिएटिनाइन ये भी हमारे पास जो मेटाबॉलिक वेस्टेज में आएगा। इसके बाद स्वेट जो पसीना बोलते हैं, ये भी आयनों की अधिकता होने पर ही बाहर निकलता है। उसके बाद बात करें तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। उत्सर्जी अंग है जो शरीर के, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि फेफड़ा, जिसको लंग्स बोला जाता है इंग्लिश में। फेफड़े हमारे शरीर से जो CO2 गैस है उसको उत्सर्जित करते हैं, ये इसका महत्वपूर्ण काम है। त्वचा क्या करती है, यानी स्किन का क्या काम है? त्वचा हमारे शरीर से पसीने को बाहर उत्सर्जित करती है, यानी पसीना को बाहर निकालने का काम करती है। यकृत यानी लीवर, लीवर है जो या यूरिया का निर्माण करता है। और गुर्दा, किडनी, यह मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है। गुर्दे हमारे शरीर से मूत्र को बाहर निकालते हैं, यानी उत्सर्जित करते हैं। अभी हमने बताया था जो वेस्टेज जो पदार्थ होते हैं शरीर के वो बाहर निकलते हैं, जैसे क्रिएटिनाइन, ठीक है ना, ये वाले ऐसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया, ये सारे गुर्दे से बाहर निकलते हैं, उत्सर्जित होते हैं वहीं पे। और यकृत में जो अमीनो अम्ल के टूटने से या विघटन से यूरिया का निर्माण होता है, किसमें होता है? यकृत में होता है। अब जो उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जो सजीवों को 4 भागों में विभाजित किया है उनको भी जान लेते हैं। जैसे कि एमोनोटिकल है, इसमें क्या है कि उत्सर्जी पदार्थ हैं जैसे कि अमोनिया, ये अत्यधिक जहरीली एक पदार्थ बोला जा सकता है। अमोनिया बहुत एक गैस का भी रूप है, ये अत्यधिक जहरीली मानी गई है, और इसका निर्माण है जो अमीनो अम्लों द्वारा होता है। उदाहरण है जैसे कि मछली है, या जलीय जंतु है, या उभयचरी है, इनमें ये ज्यादा, मतलब इनके खाने से या कुछ भी ज्यादा पाया जाता है इनके अंदर ये। उसके बाद यूरियोटैलिक में क्या है, ये अमोनिया से कम जहरीले होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे स्तनधारी या उत्सर्जी पदार्थ जैसे कि यूरिया। गवानोटैलिक, इसमें क्या होता है? गवानोटैलिक, इसमें उत्सर्जी जो पदार्थ रहता है ना वो नाइट्रोजन युक्त क्षार होता है। और उदाहरण के लिए जैसे कि बिच्छू हो गया, मकड़ी हो गया, ऐसे ये इसके एग्जाम्पल हो गए। और यूरिकोटैलिक में क्या होता है, जो उत्सर्जी पदार्थ रहेगा वो यूरिक अम्ल रहेगा, यानी ये कम से कम जहरीला होता है। उदाहरण के लिए जैसे पक्षी और सरीसृप, यानी जो ज्यादा जहरीले हैं, ज्यादा जहरीले से लेकर कम जहरीले तक हम आए हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट पेज पर। सॉरी। अब मनुष्य का उत्सर्जी तंत्र होता है जो किडनी या वृक्क लगा लो, गुर्दा बोलते हैं जिसको, उसको बात करते हैं उसके बारे में। गुर्दे के बारे में अध्ययन करना है नेफ्रोलॉजी कहलाता है। ये बात आपने नोट कर लेनी है कि गुर्दे के बारे में
अध्ययन करना नेफ्रोलॉजी कहलाता है। गुर्दे हमारे शरीर में मूत्र का निर्माण करते हैं। गुर्दे का आकार सोयाबीन के आकार का होता है। ये तीनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू की दृष्टि से, कि गुर्दे के बारे में अध्ययन करना नेफ्रोलॉजी कहलाता है। गुर्दे हमारे शरीर में मूत्र का निर्माण करते हैं और गुर्दों का आकार है वो सोयाबीन का आकार, सोयाबीन के आकार का होता है। जैसे सोयाबीन का बीज होता है वैसे ही हमारे गुर्दे का आकार होता है। और जो गुर्दे का वजन होता है, प्रत्येक गुर्दे का 170 ग्राम वजन होता है। गुर्दे की लंबाई की बात करें तो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है और गुर्दे की मोटाई की बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। और गुर्दे का व्यास है जो 3 से 4 सेंटीमीटर होता है। तो गुर्दे की जो स्थिति है वो पेक्टोरियल कैविटी एंड डोरेसल साइड एंड एब्डोमिना जैसी होती है। मतलब इसी तरह की गुर्दे की स्थिति है कि पेक्टोरियल कैविटी रहेगी या डोरेसल साइड ऑफ एब्डोमिना। गुर्दे की कोशिका का नाम है जो नेफ्रॉन है, ये तो पता ही आपको। तो इससे क्या होता है, गुर्दे की संरचना और कार्यात्मक इकाई इसको माना गया है। गुर्दे का जो कार्य है वो क्या है, रुधिर को छानना है, यानी रुधिर को साफ करना है, हमारे खून को साफ करना है, यानी ब्लड को साफ करना है। गुर्दों में कुल नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? एक गुर्दे में ना साथियों 1 मिलियन नेफ्रॉन की संख्या होती है। ये आप गुर्दे की इमेज देख रहे हो, इसमें जितने भी पार्ट्स हैं वो आप देखें एक बार, उनको पढ़ें और उनको नोट करें। अब साथियों ये जान लेते हैं कि जो नेफ्रॉन होता है उसकी संरचना कैसी होती है। जैसे कि गुर्दे की धमनी, उसमें क्या होएगा, यह विभिन्न अंगों से रुधिर को प्राप्त कर लेगी और यह रुधिर को ग्लोमेरुलस फिलर में ले जाकर उसको प्रभावित करेगी। उसके बाद है बाउमैन्स कैप्सूल। यह एक सी प्रकार की एक संरचना होती है, जैसे आप इमेज में देख सकते हो। और बस एक सी प्रकार की संरचना होती है जहां से हमारा रुधिर पास होता है। इसमें क्या होता है, एक पीसीटी होती है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टेब्यूल। यह हमारे रुधिर में ग्लूकोज तथा अमीनो अम्लों का अवशोषण करते हैं और मूत्र में H+ आयन में इसका स्रावन करते हैं। अब जो रक्त का देखो, जो मूत्र का मार्ग होता है ना, वो उसमें क्या होता है, गुर्दे हैं जो हमारे शरीर में, वो रक्त को छानने का तो काम करते ही हैं। तो रक्त का संयोजन कैसे होता है ये जान लेते हैं। पहले देखो क्या आएगा, NaCl, ये रक्त का संयोजन में काम आएगा। फिर आयोन्स आएंगे, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, यूरिन और वाटर, इन सभी से रक्त का संयोजन बना होता है। यानी ये सारी चीजें हैं वो रक्त का संयोजन करती हैं। अब जो पीसीटी वर्ड पढ़ा था हमने, अब जो पीसीटी है वो 2 भागों में ही बंटा होता है। जैसे ये येलो कलर का आप देख रहे हो ना, ये 2 पार्ट हैं इसके। जैसे कि डिसेंडिंग ली है, इसमें ये जल का पुनर्अवशोषण करते हैं, जैसे कि अब्जॉर्प्शन करते हैं। और असेंडिंग लिम्स भी होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, ये NaCl होता है ना जो, तथा आयनों का अत्यधिक भाग है उसको अवशोषित करके आयोएनएस में Ca2 प्रवाहित कर लेते हैं। बचा हुआ जो NaCl होता है तथा आयन होता है DTC में जाकर वो अवशोषित हो जाते हैं। अब एक बात नोट करने वाली बात है यहाँ पे, जो वृक्क निस्पंदन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जैसे कि मूत्र का मार्ग, वृक्क से मूत्रवाहिकाएं, फिर मूत्राशय आएगा, फिर यूरिन बाहर आ जाएगा। यानी पहले वृक्क, फिर मूत्रवाहिकाएं और फिर मूत्राशय और फिर यूरेथ्रा। ये ऐसे मूत्र मार्ग के ये 4 पार्ट हैं जहां से यूरिन बाहर आता है। और मूत्र वाहिका की जो लंबाई की बात करें तो वो 25 सेंटीमीटर होती है। मूत्राशय में क्या होता है, यूरिन ब्लैडर होता है जो, उसकी अधिकतम मूत्र संग्रहित करने की क्षमता होती है। वो मेल के अंदर बात करें तो 800 मिलीलीटर और फीमेल में 500 मिलीलीटर होता है। मूत्र आने का एहसास होना कब होता है, 150 से 200 मिलीलीटर संग्रहित होने पर मूत्र का एहसास होने लगता है। ऐसे ही यूरेथ्रा की लंबाई होती है जो मेल के अंदर 10 सेंटीमीटर होती है और फीमेल के अंदर 2.5 सेंटीमीटर होती है यूरेथ्रा की लंबाई। तो साथियों बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी GFR की। वह दर जिस पर हमारे गुर्दे में स्थित
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रुधिर का निस्पंदन करता है, जीएफआर कहलाता है। जीएफआर इज इक्वल टू क्या रहेगा, 125 मिलीलीटर रुधिर प्रति मिनट बनाता है, यानी 180 लीटर प्रतिदिन ये रेडी कर लेता है। मूत्र का संगठन कैसे होता है, कहां होता है, जान लेते हैं। जो सामान्य घटक होता है ना, जल का होता है इसमें 95% यानी 95% जल होता है, यूरिया होता है 2.6% और यूरिक जो अम्ल होता है वो होता है 0.4% और क्रिएटिनाइन होता है सिर्फ 2%। ये एग्जाम की व्यू की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। जो कि शरीर के अंदर मूत्र का संगठन होता है उसमें क्या क्या कितना कितना होता है, जल 95%, यूरिया 2.6%, यूरिक अम्ल 0.4% और क्रिएटिनाइन 2% होता है। अगर असामान्य घटक की बात करें, बीमारी के लक्षण जिनके दिखते हैं, ग्लूकोज, हीमोग्लोबिन, प्रोटीन का निकलना, ये सारे असामान्य लक्षण होते हैं मूत्र के। ये चीजें बाहर नहीं आनी चाहिए थी। उसके बाद मूत्र का रंग जो हल्का पीला होता है वो किसके कारण होता है, यूक्रोम वर्ण की उपस्थिति के कारण हो जाता है मूत्र का हल्का पीला रंग। और ताजे मूत्र में दुर्गंध अमोनिया के कारण ही आती है। जो अमोनिया होती है ना हमारे शरीर के अंदर यूरिन में, उसके कारण ही हमारे यूरिन से दुर्गंध आती है। और मूत्र का पीएच मान है वो 6 अम्लीय होता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि मूत्र के अंदर जो दुर्गंध आती है वो अमोनिया गैस की आती है और पीएच मान इसका 6 होता है, जो कि अम्लीय होता है। इसमें क्षारीय और अम्लीय दोनों ही पाए जाते हैं। बट देखो, अम्लीय क्षारीय दोनों तरह, 7 से ऊपर तो क्या होता है, क्षारीय होता है, 7 से नीचे अम्लीय होता है। तो हमारे मूत्र का जो भी उसको बोला जाता है पीएच मान होता है वो 6 है। कौन सा हार्मोन मूत्र में पानी के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है, तो ऐसा हार्मोन कौन सा है जो पानी के संतुलन को बनाए रखता है, तो वह है एडीएच यानी एंटी ड्यूरिक हार्मोन्स। अब इसमें कम श्रवण और एडीएच का अधिक श्रवण, इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें क्या होता है, कम श्रवण में जल का अधिक अवशोषण होता है और निर्जलीकरण रहता है, डिहाइड्रेशन होता है इसके अंदर। और एडीएच का अधिक श्रवण के कारण जल की अधिकता बनी रहती है और उच्च दाब रक्त हो जाता है, यानी हाई बीपी बढ़ जाता है एडीएच की एंटी ड्यूरिक हार्मोन्स की वजह से। तो बात करें कि जब मूत्र में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो इस स्थिति में होने वाली बीमारी को यूरेमिया डिजीज कहा जाता है। हालांकि क्या कहना चाहे, मूत्र में अगर यूरिया बढ़ जाता है तो हमें कौन सी बीमारी हो जाती है, यूरेमिया डिजीज उसको बोला जाता है, वो हो जाती है, उसकी संभावना रहती है। गुर्दे की खराब हो जाने की स्थिति में क्या होता है ये भी जान लेते हैं। सॉरी, गुर्दों के खर हो काम पर रुधिर का निस्पंदन कृत्रिम तरीके से कराया जाता है। और कृत्रिम तरीके से रुधिर का निस्पंदन करना हेमोडायलिसिस कहलाता है, यानी खून का जो साफ करना होता है वो हेमोडायलिसिस होता है। और कृत्रिम निस्पंदन में उपयोग होने वाली जो मशीन है वो डायलाइजर है। और प्रथम वृक्क प्रत्यारोपण था वो पीटर बैंक ब्रिगम अस्पताल था, जिसमें 4 मार्च 1954 को जोसेफ मुर्रे के द्वारा ये परीक्षण किया गया था। गुर्दों में सूजन आती है तो पीटर बेन ब्रिगम अस्पताल में 4 मार्च 1954 में क्या करते हैं, जोसेफ मुर्रे के द्वारा प्रथम वृक्क प्रत्यारोपण किया जाता है। गुर्दों में सूजन क्या कारण है, नहीं यानी नेफ्रिटिस। जब हमारे शरीर में यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें गठिया रोग हो जाता है। तो साथियों, आज की बायोलॉजी की जो क्लास रही हमारी वो आप लोगों को बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो साथियों, इसी तरह की क्लास और भी आने वाली है और मैंने डाली भी हुई है। तो साथियों, आपसे आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो जय हिंद साथियों।